हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन जिसने ज़ॉम्बीज़ मूवी की दुनिया को नया रूप दिया। जी हाँ, बात हो रही है 28 ईयर लेटर मूवी की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। सबसे खास बात, इस फिल्म के कई सीन्स सीधे आईफोन 15 प्रो मैक्स से शूट किए गए हैं, जिससे इसकी विजुअल क्वालिटी आपको बिल्कुल रियल जैसा एहसास दिलाएगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इसका पूरा सफर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगा। हाल ही में मैंने मॉन्स्टर हंटर मूवी भी एक्सप्लेन की है, अगर आपने मिस कर दी है तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी सीधे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोग इतने हिंसक हो जाते हैं मानो जानवर बन गए हों। इसी बीच हमें कुछ बच्चे दिखते हैं जो कमरे के अंदर टेलीटबीज शो देख रहे होते हैं। उन्हें यहाँ इसलिए रखा गया था ताकि बाहर की खतरनाक दुनिया और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से सुरक्षित रह सकें। लेकिन अचानक बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं, जिससे बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। इन्हीं में से एक बच्चा था जमी क्रिस्टल। वह दरवाजे के पास जाकर अपनी माँ को आवाज देने लगता है। तभी संक्रमित ज़ॉम्बीज कमरे में घुस जाते हैं। सब पर हमला होने वाला था, लेकिन जेमी दरवाजे के पीछे छिपकर बच जाता है। बाहर निकलने पर उसकी माँ उससे कहती है, जमी तुम चर्च में अपने पापा के पास भाग जाओ, क्योंकि अब वह खुद वायरस से संक्रमित हो चुकी है और उसे अब जान बचाना नामुमकिन सा लग रहा था। जमी भागते भागते चर्च पहुंचता है, जहां उसके पिता जो पादरी थे पहले से मौजूद होते हैं। जमी उनसे पूछता है कि पिताजी आखिर ये सब क्या हो रहा है। पादरी ने जवाब दिया कि यह सब ईश्वर की इच्छा है, जो इंसानों के पापों की सजा के रूप में दुनिया की सफाई कर रहे हैं। वह मदद करने की बजाय जमी को उपदेश देने लगता है और कहता है कि तुम भी नहीं बचोगे, इसलिए आत्मसमर्पण कर दो। अंत में वह अपना क्रॉस जमी को देता है और उसे सुरक्षित रहने को भी कहता है। अब पिता की यह सब अजीब बातें सुनकर जमी को कुछ सही नहीं लगता और वह चर्च के अंदर ही छिप जाता है। तभी ज़ॉम्बीज खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं और पादरी को भी संक्रमित कर देते हैं। दोस्तों, यह दिखाता है कि इंसानियत इस वायरस के सामने हार चुकी है। मौके का फायदा उठाकर जमी वहां से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी 28 साल आगे बढ़ती है। अब हमें एक छोटे से आइलैंड का हिस्सा दिखाया जाता है जो चारों तरफ पानी से घिरा था। इसी वजह से वायरस से संक्रमित लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। यह आइलैंड इंसानों के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन बन गया था, जहां सभी बचे हुए लोग सुरक्षित रह रहे थे। इस आइलैंड पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। चारों तरफ समुद्र होने के कारण ज्यादातर लोग मछली पकड़कर गुजारा करते, जबकि कुछ लोग कभी कभी शिकार के लिए मेनलैंड भी जाते थे। यहाँ के लोग जो मूलतः स्कैवेंजर्स जैसे जीवन जीते थे। अब इसी आइलैंड पर हमें एक जिमी नाम का व्यक्ति दिखाई देता है और असली कहानी आगे चलकर जिमी और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जिमी की पत्नी का नाम आयला है और उसका बेटा स्पाइक। आयला एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रही थी, जिसका कोई इलाज किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। जिमी चाहता था कि वह अपने बेटे स्पाइक को शिकार पर साथ ले जाए, लेकिन यह सुनकर आयला गुस्सा हो जाती है। उसका कहना था कि स्पाइक अभी सिर्फ 12 साल का है और बाहर का इलाका बेहद खतरनाक है, क्योंकि वहां ज़ॉम्बी मौजूद हैं। हालांकि स्पाइक अपनी माँ को समझाकर शांत करता है। स्पाइक अपनी माँ से झूठ भी बोलता है कि वह स्कूल के लिए जा रहा है, जबकि असल में वह पिता जिमी के साथ शिकार पर निकलने वाला था। रास्ते में उसकी मुलाकात बूढ़े सैम से होती है, जो उसे बहादुर कहकर हिम्मत बढ़ाता है। यह स्पाइक का पहला मौका था जो वह मेनलैंड पर शिकार के लिए जाने वाला था। गांव के लोग भी उसे खुश होकर चीयर करते हैं, मानो अंधेरे की उम्मीद के लिए एक नई किरण मिल गई हो। जब भी कोई पहली बार मेनलैंड जाता था तो उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता था। यह उस तो खुशी में नहीं होता था कि वह वहां जा रहा है, बल्कि इस उम्मीद में होता था कि वह सुरक्षित वापस लौटे। इस आइलैंड की सुरक्षा भी अनोखी थी। यहाँ के मेनलैंड तक का रास्ता जो था केवल तब दिखाई देता था जब समुद्र का जल स्तर नीचे चला जाता था। जिमी और स्पाइक के पास सिर्फ 4 से 5 घंटे थे। वे उसी छिपे हुए रास्ते से मेनलैंड पहुंचते हैं जहां पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था। पानी का स्तर बढ़ने पर यह रास्ता पूरी तरह गायब हो जाता था, इसलिए उन्हें समय रहते लौटना भी जरूरी था। शिकार भी सिर्फ इसी दौरान हो सकता था। स्पाइक पहली बार मेनलैंड आया था और फिर वह अपने पिता जिमी के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। जिमी ने स्पाइक को एक ज़ॉम्बी दिखाया जो जमीन पर रेंग रहा था। जिमी समझाता है कि यह सिर्फ रेंग कर हमला करते हैं और इनको महसूस करने वाला दर्द भी नहीं होता। इनकी त्वचा बहुत ही मोटी होती है, इसलिए इन्हें मारने का सही तरीका सीधे गले पर तीर मारना। फिर जिमी स्पाइक को पहला शिकार करने का मौका देता है और स्पाइक जिमी की बताई हुई जगह ज़ॉम्बी के गले पर तीर मारता है, जिस वजह से पहली बार में ही उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है।
और यहाँ पर यह ट्रेनिंग आइसलैंड के ऊपर ही वह लोग ले रहे होते हैं, लेकिन वहां पर और भी जॉम्बीज होते हैं जिन्हें जमी खत्म कर देता है। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं और रास्ते में वह देखते हैं कि काफी सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं और एक ये वार्निंग साइन था। अब यह सब स्पाइक ने पहली बार देखा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। अब वह मेनलैंड को देखकर काफी आकर्षित सा हुआ। फिर चलते चलते स्पाइक और जेमी एक पुराने घर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर वह अपने काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। घर के अंदर कुछ भी उपयोगी उन्हें नहीं मिलता है, तभी किसी कमरे से अजीब सी आवाज आती है। जब जिमी और स्पाइक अंदर गए तो उन्होंने देखा एक संक्रमित व्यक्ति उल्टा लटकाया गया था और वह अब भी जीवित था। जिमी ने स्पाइक से कहा इसे खत्म करो, लेकिन शुरुआत में स्पाइक डर कर पीछे हट गया। जिमी के दबाव और बार बार कहने पर स्पाइक ने हिम्मत जुटाई और उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद वे दोनों वहीं से निकलकर फिर जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में मिली बुरी तरह मारी गई लाशों से जिमी समझ जाता है कि यह रेज वायरस संक्रमितों का काम है, जो सामान्य जॉम्बीज से कहीं अधिक ताकतवर और खतरनाक होते हैं। खतरा भांपकर वह स्पाइक को तुरंत वहां से निकलने को कहता है और दोनों आगे बढ़ते हुए खुले मैदान तक पहुंचते हैं। तभी जिमी और स्पाइक के सामने खतरनाक अल्फा जॉम्बीज आ जाते हैं जो दौड़ सकते थे और इंसानों से भी तेज भाग सकते थे। जिमी उन्हें देखकर तुरंत पीछे हटने को कहता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन अल्फा जॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। जेमी कई इन्फेक्टेड जॉम्बीज को मार देता है, जबकि स्पाइक कुछ नहीं कर पाता। स्पाइक अनुभवहीन और कमजोर भी था, इसलिए जेमी उसे लेकर एक पास के घर में भागता है। कुछ इन्फेक्टेड उसका पीछा करते हैं, लेकिन जिमी उन्हें मारकर किसी तरह दोनों उस घर के अंदर छिप जाते हैं। जिमी कहता है कि अब उन्हें रात यहीं बितानी होगी, क्योंकि बाहर अल्फा जॉम्बीज से भिड़ने के लिए ना तो उनके पास ताकत है और ना ही हथियार। अब दूसरी ओर आइलैंड पर लोग स्पाइक और जिमी के लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनका पहला शिकार सेलिब्रेट किया जा सके, लेकिन दोनों अब तक नहीं लौटे थे। जिमी को शक था कि अल्फा जॉम्बीज आसपास ही है, इसलिए उसने स्पाइक से कहा कि रात यहीं गुजारनी होगी। स्पाइक दूर जलती हुई आग देखता है और पिता से पूछता है कि यह क्या है। जिमी उसे बताता है कि उसने कभी उस दिशा की ओर कदम नहीं रखा, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बताता। रात में वह दोनों वहीं सो रहे होते, तभी जानवरों का एक झुंड घर के पास से गुजरता है। पुरानी इमारत थी, हिलने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है। जिमी और स्पाइक तुरंत बाहर भागते हैं और जैसे ही वह निकलते हैं पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाती है। जिमी कहता है कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं और उन्हें तुरंत घर लौटना होगा। पानी का लेवल बढ़ रहा था, लेकिन जिमी सोचता है कि शायद अभी भी घुटनों तक पानी होगा। दोनों समुद्र के रास्ते भागते हैं। रास्ता दिखाई देता है जिसे पार करके उन्हें वापस आना था। रास्ता क्रॉस करने के साथ साथ जिमी और स्पाइक खुश थे कि वह घर लौट रहे हैं, लेकिन अचानक एक तेज जॉम्बीज उनकी तरफ भागता है। दोनों डर के मारे घर की ओर भागते हैं। स्पाइक गिर जाता है और उन लोगों के पास अब तीर भी नहीं बचे थे। थके होने के बावजूद वे किसी तरह घर तक पहुंचकर मदद मांगने के लिए चिल्लाते हैं। दरवाजे पर पहरा देने वाले लोग जॉम्बी पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, जिससे जिमी और स्पाइक की जान बच जाती है। स्पाइक के लिए यह अनुभव खास था, क्योंकि उसने पहली बार घर के बाहर कदम रखा और अल्फा इन्फेक्टेड जॉम्बीज का सामना किया, इसीलिए उसके लिए एक सेलिब्रेशन आयोजित किया गया था। पार्टी के दौरान स्पाइक देखता है कि उसके पिता रोजी नाम की स्कूल टीचर के साथ समय बिता रहे हैं, जिससे वह काफी दुख महसूस करता है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी झूठी तारीफ भी की थी कि उसने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया। वह अपने पिता की हरकतों से और उनकी बातों से दुखी होकर अपनी माँ के पास चला जाता है। बाद में स्पाइक सैम से मिलता है, जो उसे याद दिलाता है कि यह पार्टी उसके सम्मान में रखी गई थी। स्पाइक सैम को बताता है कि उसने जंगल में आग देखी थी, लेकिन उसको पता नहीं कि यह किसने लगाई। सैम अनुमान लगाता है और वह कहता है यह डॉक्टर इयान केल्सन हो सकते हैं, जो 30 साल पहले उनके दोस्त हुआ करते थे और दोस्तों प्रीवियस फिल्म के सर्वाइवल भी रहे थे। डॉक्टर इयान को अकेले रहने के कारण यह नहीं पता था कि सैम अभी तक जीवित था। सुबह जिमी घर लौटता है, लेकिन स्पाइक अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि जिमी दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताता है, क्योंकि स्पाइक ने पार्टी वाली रात सब कुछ देख लिया था। और वह अपने पिता से कहता है कि उन्हें उसकी और उसकी माँ की परवाह नहीं। स्पाइक अपने पिता जिमी से कहता है उन्होंने डॉक्टर इयान केल्सन के बारे में झूठ क्यों कहा, और तब जिमी बताता है कि डॉक्टर इयान कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक पागल आदमी था जो लाशों को जला रहा था। अगली सुबह स्पाइक जानबूझकर आग लगाता है और सबको बताता है कि इसे बुझाना है। जैसे ही लोग वहां भागते हैं, स्पाइक चुपके से अपनी माँ आयला के साथ मेनलैंड की ओर पानी के रास्ते निकल जाता है। आयला उसको मेनलैंड में घुसने के लिए मना करती है। तब स्पाइक अपनी माँ आयला को बताता है कि एक डॉक्टर केल्सन है
जो उनका इलाज कर सकते हैं और इसलिए वह उन्हें वहां लेकर जाएगा। इसी बीच पता चलता है कि आयला को कुछ चीजें याद नहीं रहती और उसका व्यवहार अजीब होता है। स्पाइक और उसकी माँ लंबी यात्रा पर निकलते हैं। शाम को वे एक पुराने टूटे चर्च पहुंचते हैं जहां स्पाइक अपनी माँ को आराम करने के लिए कहता है और रात भर पहरा देने का वादा करता है, लेकिन थकान के कारण वह सो जाता है। और इस इलाके में एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जमीन पर रेंगता हुआ घूम रहा था। धीरे धीरे वह उस जगह तक पहुंच जाता है। उसने इंसानों को देख लिया था। इसी दौरान स्पाइक की मां अचानक उस ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देती है जो काफी अजीब होता है और उसे मार देती है। सुबह उठकर स्पाइक की मां को याद ही नहीं आता कि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को किसने मारा। उसे लगता है शायद उसके बेटे ने मारा होगा। उसे कई चीजें याद नहीं रहती थी। दूसरी तरफ मेनलैंड पर कुछ सोल्जर इन्फेक्टेड लोगों पर हमला कर रहे थे और कई को मार देते हैं, लेकिन फाइट के दौरान कुछ सोल्जर खुद भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। केवल एक सोल्जर एरिक किसी तरह बचकर वहां से भाग निकलता है। इधर स्पाइक और उसकी मां यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन बीमारी के कारण उसकी मां कभी कभी अपने पति को बुलाने लगती है और ठीक से कुछ याद नहीं रख पाती। इसी बीच सरसों को खेतों में से एक इन्फेक्टेड व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ता है जिसे स्पाइक आसानी से मार देता है। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इस इन्फेक्टेड व्यक्ति को मूवी के प्रमोशन के पोस्टर में दिखाया गया है जिसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और फिर अचानक आवाज सुनकर कई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ जाते हैं। स्पाइक और उसकी मां एक गैस स्टेशन में छिप जाते हैं, लेकिन चारों तरफ गैस होने के कारण खतरा बढ़ जाता है। तभी बचा हुआ सोल्जर एरिक आता है और उन पर गोली चला देता है जिससे गैस स्टेशन में बड़ा धमाका होता है। सारे इन्फेक्टेड व्यक्ति मारे जाते हैं, लेकिन एक जगह स्पाइक और उसकी मां छिप जाते हैं जिससे वह आग से बच जाते हैं और सुरक्षित बाहर निकलते हैं। सोल्जर एरिक स्पाइक और उसकी मां को बताता है कि वह मुख्य रूप से स्वीडन से आया है और इन्फेक्टेड को मारने के लिए अक्सर आता जाता था, लेकिन इस बार उसकी पूरी टीम खत्म हो गई थी और वही जिंदा बचा है। वे बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर पर जाकर आराम करते हैं। एरिक के हाथ में एक फोन था जिसमें एक लड़की की फोटो थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और स्पाइक ने पहली बार फोन देखा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है, क्योंकि वे 28 साल तक दुनिया से कट ऑफ होकर रह रहे थे। स्पाइक एरिक को बताता है कि उसकी मां आयला की स्वास्थ्य समस्याएं और वह उन्हें लेकर डॉक्टर इयान केल्सन के पास जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर के बाद वह आयला के साथ सुरक्षित अपने आइलैंड पर पहुंच जाएगा। स्पाइक एरिक और उसकी मां चलते चलते एक ट्रेन देखते हैं जिसमें एक ज़ॉम्बीज़ आवाज कर रहा था। स्पाइक की मां ट्रेन के अंदर देखती है कि एक इन्फेक्टेड महिला जो प्रेग्नेंट है और वह बच्चा डिलीवर करने वाली है। वह बिना डरे उस महिला के पास जाती है और मदद करती है और महिला एक छोटे बिल्कुल हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। जन्मे हुए बच्चे के शरीर पर कोई निशान नहीं था, जिससे यह साफ हो जाता है कि उस पर रेज वायरस का असर नहीं है। शायद यह वायरस बच्चों पर काम नहीं करता। वह लोग ऐसा मानते हैं कि यह बच्चा नॉर्मल इंसानों से अधिक शक्तिशाली होगा और रेज वायरस की खूबियों को नियंत्रण कर सकता है। इसी दौरान वह इन्फेक्टेड महिला हमला करती है, तब सोल्जर एरिक उस महिला को गोली मार देता है। अब एरिक कहता है कि बच्चे को यहीं छोड़ दो क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन आयला इनकार कर देती है और दोस्तों तभी उस प्रेग्नेंट महिला का साथी अल्फा ज़ॉम्बीज़ सोल्जर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। यह देखकर स्पाइक और आयला बहुत ही डर जाते हैं और तुरंत वहां से बच्ची को लेकर भाग जाते हैं और अल्फा ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करता है। स्पाइक अल्फा ज़ॉम्बी पर कई तीर मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि रेज वायरस संक्रमितों को दर्द महसूस ही नहीं होता और उनकी हिंसक प्रवृत्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जब अल्फा ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने ही वाला होता है तभी एक आदमी आता है ज़ॉम्बी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है। यह आदमी खुद डॉक्टर इयान केल्सन होता है जो उसी इलाके में रहता था। डॉक्टर केल्सन अल्फा ज़ॉम्बीज़ को सैमसन कहते हैं और बताते हैं कि यह अल्फा ज़ॉम्बीज़ का लीडर है। इसे सैमसन नाम इसलिए उन्होंने दिया था क्योंकि उनके दोस्त का नाम सैम था, जिसे हम लोगों ने शुरुआत में स्पाइक से बात करते हुए देखा था। यानी डॉक्टर आज तक अपने दोस्त को नहीं भूले थे। डॉक्टर स्पाइक और उसकी मां को बताते हैं कि जब तक अल्फा ज़ॉम्बीज़ सैमसन होश में नहीं आता उन्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर वह उन्हें अपने अकेले रहने वाले ठिकाने पर ले जाता है। वहां उन्हें डॉक्टर दिखाता है कि जितने भी लोग वायरस के कारण मारे गए थे उनकी खोपड़ियों से उसने एक टावर बनाया था जिसमें एरिक की भी खोपड़ी शामिल थी। डॉक्टर केल्सन बताते हैं कि वह ऐसा सम्मान देने के लिए और लोगों को याद करने के लिए करते हैं। डॉक्टर केल्सन बताते हैं कि सालों बाद वह किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, वरना वह अकेले रहकर बोर हो गए थे। स्पाइक सीधे मुद्दे पर आता है और डॉक्टर से अपनी मां के इलाज की बात को कहता है, लेकिन डॉक्टर केल्सन कहते हैं कि उनके पास कोई प्रॉपर उपकरण या टूल नहीं है, इसलिए वह बता नहीं सकते कि आयला को आखिर क्या दिक्कत है। स्पाइक बताता है कि जंगल में जन्मा बेबी उनकी मां के पास है
और बच्चा पूरी तरह हेल्दी है। डॉक्टर कैल्सन कहते हैं कि बच्चे को दूध चाहिए वरना यह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। फिर डॉक्टर स्पाइक की मां की जांच करते हैं और बताते हैं कि उन्हें टर्मिनल बीमारी है, अंतिम स्टेज का कैंसर, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रही है और इनका इलाज संभव ही नहीं है। स्पाइक की मां बताती है उन्हें पहले से अंदेशा था कि उन्हें कैंसर हो सकता है, लेकिन वह यह चाहती थी कि कोई यह बात स्पाइक को बताए। स्पाइक को समझ आ जाता है कि शायद इसलिए उसके पिता जेमी किसी और के साथ थे, लेकिन वह इससे दुखी होता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसकी मां के पास कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर इयान केल्सन स्पाइक को समझाते हैं कि बीते कई सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। डॉक्टर इयान केल्सन स्पाइक को समझाते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का अंत निश्चित है और स्पाइक को अपनी मां के लिए ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। स्पाइक की मां उसे गले लगाकर आश्वासन करती है और कहती है कि वह उसके साथ हमेशा रहेगी। इसके बाद डॉक्टर इयान केल्सन उससे अलग होकर अपने एरो से स्पाइक को बेहोश कर देते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर स्पाइक की मां को दर्द से राहत देने के लिए उसे मौत देते हैं। थोड़ी देर बाद वह उसकी खोपड़ी लेकर स्पाइक को देते हैं और कहते हैं कि इसे सही जगह पर रखो। स्पाइक अपनी मां की खोपड़ी को सभी खोपड़ियों के ऊपर रखता है क्योंकि उसकी मां उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तभी वही अल्फा ज़ॉम्बीज फिर से होश में आ जाता है जिसे पहले बेहोश किया गया था। स्पाइक और डॉक्टर इयान केल्सन अल्फा ज़ॉम्बीज से बचने के लिए छिप जाते हैं। ज़ॉम्बी डॉक्टर को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक उसे फिर से बेहोश कर देता है और डॉक्टर की जान बचाता है। डॉक्टर स्पाइक से कहता है कि बच्चे को लेकर आइसलैंड पर जाओ, नहीं तो वह उसे बचा नहीं पाएंगे। स्पाइक अपनी यात्रा पर निकलता है, वह घर नहीं लौटता और बच्चे को आइलैंड के मेन गेट पर लटका देता है ताकि लोग उसे देख सकें। आइलैंड के लोग बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे स्पाइक ने ही छोड़ा होगा। जब उसके पिता जिमी को यह पता चलता है तब वह मेनलैंड की ओर भागते हैं, लेकिन पानी का लेवल बढ़ चुका होता है और वह क्रॉस नहीं कर पाते। स्पाइक जंगल में अकेला रहता है और मेनलैंड में आगे बढ़ने की योजना बनाता है। अब 28 दिन बाद कुछ ज़ॉम्बी जाते हैं जिन्हें स्पाइक मार देता है और आगे बढ़ते हुए उसे रास्ता बंद मिलता है और वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनमें से एक लड़का गोल्ड की चेन पहने होता है। आखिरकार वह सामने आता है, इन्वर्टेड क्रॉस वाला लड़का, और वह कोई नहीं, वह शुरुआत में जो लड़का दिखाया गया था इसके पिता ने उसे चर्च में अपना क्रॉस दिया था और उस लड़के का नाम जमी क्रिस्टल था जिसने अब अपना खुद एक कल्ट बना लिया था। ये लोग बचपन में ही टेलीटबी शो देखकर इसी तरह बनने लगे थे। नया बच्चा भी टेलीटबी का रेफरेंस लग रहा था। जमी स्पाइक को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है। स्पाइक उसके साथ शामिल हो जाता है और फिर जमी के विचित्र टेलीटबी स्टाइल ग्रुप के साथ ही आसानी से अन्य इन्फेक्टेड लोगों को मार देते हैं। अब दोस्तों यही खत्म होती है 28 ईयर लेटर मूवी की कहानी। अगर इसे पहली दो फिल्मों के साथ तुलना करें तो यह मूवी उतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जो फैंस लंबे समय से ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह फिल्म अच्छी है। स्टैंड अलोन फिल्म के तौर पर देखी जाए तो यह सामान्य लगेगी और पहली फिल्में न देखने वाले को रेफरेंस समझ में नहीं आएगा। इसकी अगली पार्ट बोन टेम्पल जनवरी 2026 में आएगी और इसमें मर्फी के बारे में भी चर्चा की गई है जो शुरुआती फिल्मों में थे। अगली फिल्म बोन टेम्पल में कहानी आगे बढ़ेगी और यह वर्तमान फिल्म 28 ईयर लेटर को और बेहतर समझाने में मदद कर सकती है, जैसे बाहुबली के पार्ट 2 ने पहली फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाया था। एंडिंग में जमी अब इन्वर्टेड क्रॉस वाला बन चुका था, उसका विश्वास गार्ड में खत्म हो चुका था और उसका व्यवहार काफी अजीब हो गया था। जमी अब पूरी तरह से साइको लग रहा था और अगली फिल्म उसके पागलपन और उसके द्वारा किए जाने वाली हरकतों पर केंद्रित हो सकती है। कई कैरेक्टर्स अभी भी जिंदा हैं जिससे अगली मूवी और भी रोमांचक होगी। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहले 2 पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट करें, मैं उन्हें भी लेकर आऊँगा। बाकी हाल ही में एक्सप्लेन की गई फिल्मों को देखना ना भूलें जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी रोमांचक मूवी स्टोरी के साथ।